आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एनिमल एक्टिविस्ट मिसेस शालिनी अग्रवाल अरोड़ा। मैम, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे से होंगे। बिल्कुल मैम। मैम, जैसा कि आप एक बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, पशु प्रेमी हैं, तो पशु अधिकारों के प्रति आपकी जागरूकता कब और कैसे शुरू हुई मैम? पशु अधिकारों के प्रति जागरूकता ईशान मैं बचपन से ही जागरूक थी। एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा एनिमल लवर थे और मैंने बचपन में उनको छोटे छोटे ऐसे काम करते हुए देखा कि जैसे वो टूर पे जा रहे हैं तो रास्ते में उनको कहीं कोई जानवर घायल मिल गया तो वो उसको अपनी कार में डाल के ले आते थे। एक बार एक लंगूर का बच्चा उन्होंने रेस्क्यू किया। पपीज़ कई बार रेस्क्यू करते थे। एक बार एक मोर के बच्चे बहुत सारे कोई तस्कर ले जा रहा था रास्ते में तो उन्होंने उसको देखा। अच्छा। तो उन्होंने उसको पकड़ा। इनफैक्ट उससे लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो मोर के बच्चों को लेकर आए। फिर हम दोनों बाप बेटी उनका इलाज करवाते रहे। उसके बाद में जब वो ठीक हो जाते थे तो हम उन्हें रिलीज़ कर देते थे। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि एक बार मैं फ़ेल नहीं हो गई। छोटी थी तो मैं फ़ेल हो गई थी तो मेरी मम्मी ने मेरी बहुत पिटाई लगाई थी उसके बाद कि अब मेरे पापा को ये वार्निंग मिल चुकी थी कि अब के बाद कोई एनिमल आप घर पे नहीं लाओगे क्योंकि ये पढ़ती नहीं है, ये सिर्फ जानवरों के साथ खेलती रहती है। तो ये रुझान बचपन से ही है मुझे। मतलब आपके पिताजी की देन है मेरे कहीं ना पिताजी की कहीं। देन मेरी जीन्स में है। ठीक है मैम। मैम, आपके अनुसार वर्तमान में पशुओं के साथ सबसे गंभीर अन्याय क्या हो रहे हैं और इसकी वजह क्या है? ईशान, वर्तमान में पशुओं के साथ गंभीर अन्याय सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। जो हमारी सोसाइटी है इस समय वो इतनी ज़्यादा मीन हो चुकी है, इतना ज़्यादा मतलब अपना मतलब देखना, अपने मतलब के अलावा कुछ नहीं देखना। तो वो अगर एक पेट भी रखते हैं तो वो सिर्फ अपने मतलब भर के लिए तब तक के लिए रखते हैं जब तक कि उनका मन नहीं भर जाता उससे। तो पेट को रखने के बाद आप उसको लेकर के आए, व्हेन इट वाज अ लिटिल पपी, आपने उसको लाया, उसको लाड़ प्यार से आपने खिलौने की तरह खेला, पाला पोसा, और उसके बाद में जब आपका मन भर गया या आपके अनुसार परिस्थितियां नहीं चल रही हैं तो आपने उसे त्याग दिया। तो ये त्यागना जो है ये पशु के लिए इस समय सबसे बड़ा दुख का कारण है। गाय है, जब तक दूध दे रही है तब तक आपने उसको रखा, त्याग दिया। उसके बाद घोड़ा है, घोड़े ने जब तक आपके लिए वज़न ढोया, जब तक आपको पैसा कमा कर दिया, आपने रखा, त्याग दिया। तो ये त्यागना जो है ये सबसे बड़ा पाप है और दुख का कारण है। समाज में इस समय हमारा जिस तरह से मतलब विकास ने गति पकड़ी है, विकास की गति के चलते आप ये देखिए कि जिस जगह पर हम लोग आज बैठे हुए हैं ये महानगर कॉलोनी, तो यहाँ पर एक समय में जंगल हुआ करता था। बिल्कुल मैम। और यहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, जो पशु थे, जो यहाँ पर उस समय रहते थे, आपने तो यहाँ पे कॉलोनी बना ली लेकिन वो पशु बेचारे अपने रजिस्ट्री के कागज कहाँ से दिखाएं आपको कि वो पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। उनका अधिकार उनका अधिकार था, उनका अधिकार क्षेत्र था, उनकी टेरिटरी थी, तो ये नहीं रही। जितने जंगल हैं, जंगल कट रहे हैं विकास के नाम पे, पेड़ कट रहे हैं विकास के नाम पे, जितने छोटे छोटे तालाब, पोखर, नदियाँ, नहरें जिनके किनारे पे पशु पक्षी रहते हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही हैं। तो यही इस समय सबसे ज़्यादा दुख का कारण है। पशुओं के साथ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो ये है कि वो बोल नहीं सकते, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। आप उनको जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाहें वैसे उनका दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन वो बोल ही नहीं सकते तो वो आपको नहीं बता सकते कि उनके साथ सही गलत क्या हो रहा है। तो यही कारण है कि पशुओं की इतनी ज़्यादा दुर्दशा है हमारे समाज में। वो समाज की जो अपना मतलब होने के पे कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन अपना मतलब अगर नहीं है तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मूक होना उस प्राणी के लिए अभिशाप है। मैम, आप सही कह रहे हैं। तो पशु अपनी बात बोल भी नहीं सकते, बस जो समझने वाला होगा वो एक्सप्रेस करते हैं तो वही समझ सकता है। वही समझ जैसे आप इतना काम कर रही हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं आपको उनकी बातें समझ आती मैं उनके जेस्चर्स बिल्कुल समझती हूँ और उनको समझाना भी आता है। अब जैसे हम हिंदी भाषी हैं या अंग्रेज़ी भाषी हैं, हमारे सामने अभी कोई फ्रेंच में आके बात करने लग जाए तो हम कैसे समझेंगे कि वो क्या बोल रहा है। पशु बोलते हैं लेकिन उनके लिए जो उन्हें समझते हैं। हाँ, ठीक है मैम।
मैम आपके संगठन द्वारा अभी कौन कौन से प्रमुख अभियान चलाए जा रहे हैं? मेरे संगठन का प्रमुख उद्देश्य जो है ईशान, वो जानवरों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। ठीक है मैम। लोगों को एडुकेट करना है कि वो किस तरह से, मतलब डूज एंड डोंट्स क्या हैं, कि हम जानवर के साथ क्या करें और क्या ना करें। दूसरा, सोसाइटी में जिस तरह से मतलब पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है, डेयरी उद्योग है या घोड़े वाले हैं या फिर पोल्ट्री वाले हैं, या जिस तरह से जहाँ जहाँ हम अपनी तरफ से जितना ज़्यादा उनको जागरूक कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको जागरूक करने की। और अगर बच्चों को हम सिखाते हैं, जैसे मैं जगह जगह स्कूल्स और कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में वर्कशॉप्स करती हूँ, तो मेरा बेसिक मोटिव ये रहता है कि मैं वो बीज डाल दूँ वहाँ पे कि जिससे वो कभी ना कभी अंकुरित होके निकले। बिल्कुल। तो वो बीज डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हमारी सोसाइटी लगातार इस दिशा में कार्य करती रहती है कि हम जगह जगह अवेयरनेस वर्कशॉप्स लगाते हैं, और कई बार हम नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। अच्छा। कई बार हम लोगों को उस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे सरल तरीका हो किसी को समझाने का, कि उनकी भाषा में, उनके तरह से उनको वो बात समझाई जाए कि पशु पक्षी भी दर्द और पीड़ा महसूस करते हैं, उनके भी अपने अधिकार हैं, और उनको भी समाज में जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें है। इंसानों को है। संविधान में लिखा हुआ है कि जितनी जगह हमारी है उतनी ही जगह उनकी भी है, वो यहीं पैदा हुए हैं। हाँ जी। तो बेसिक उद्देश्य यही है कि हम सबको ये समझा पाएँ कि जितना हमारा अधिकार है उतना ही उनका भी अधिकार है। देश पे, देश की धरती पे, प्रकृति पे, पर्यावरण पे, हर चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैम। मैम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। थैंक यू। और आपके विचार में मैम पशु कल्याण और पशु अधिकारों के बीच क्या अंतर है? पशु कल्याण और पशु अधिकारों के बीच बेसिकली ईशान कोई अंतर नहीं है, बस बात यह है कि समझने का फेर है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये जीव जंतुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में हमारे यहाँ ये बना था। तो इसमें आपको ये बताया जाता है कि किसी भी तरह से जानवरों के प्रति अगर आप क्रूरता करते हैं, जो पशु कल्याण की या पशु सुरक्षा अधिनियम की बात हो रही है, तो किसी भी तरह से पशुओं पे कोई भी क्रूरता करता है तो उसके लिए आदमी को ये नहीं पता है कि भाई, जैसे किसी का कोई पालतू जानवर है और आप ये मानिए कि उसने उसको रखा है, तो उसको ये लगता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसने उसको रखा हुआ है। अब वो उसको ठंडी के मौसम में बाहर बांध दे, उस पर ओस पड़ रही है, बारिश में बंधा है, गर्मी में बंधा है, छोटी चेन से आपने बांध रखा है, उसको टाइम पे खाना पीना आप नहीं दे रहे हैं, तो ये आपका वो नहीं है कि ये क्रूअल्टी है, और यू कैन बी बुक्ड। आपको मतलब इसके अंतर्गत सज़ा का प्रावधान है। आप इसमें किसी जीव जंतु को पीटना, ठोकर मारना, उस पर अत्यधिक सवारी करना, अत्यधिक हाँकना, अतिभारित करना मतलब आवश्यकता से अधिक भार लादना, अवपीड़ित करना, अन्यथा उसके साथ ऐसा बर्ताव करना जिससे कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना हो। इसमें मानसिक पीड़ा भी आती है कि यदि आप टॉर्चर कर रहे हैं किसी को, एक मेंटल टॉर्चर जो शब्द है, अगर आप टॉर्चर कर रहे हैं किसी को, तो वो मतलब वो जैसे हम महसूस करते हैं वैसे वो भी महसूस करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम बोल सकते हैं, वो बोल नहीं सकते, या वो बोल रहे हैं हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते, ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि वो बोलते हैं लेकिन हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती। अब कई लोग जो हैं, वो कुत्ता भौंक रहा है तो उनको ये लगता है कि इसे हटाओ, ये भौंक रहा है। भाई, भगवान ने उसको ज़बान दी है, तो वो उसकी बोली है, वो उसकी ज़बान है। कि बिल्ली रास्ता काट गई तो बिल्ली रास्ता काट गई, तो आप वहाँ से नहीं निकलेंगे कि बिल्ली, जैसे आप कहीं जा रहे हो वैसे बिल्ली भी कहीं जा रही है ना, तो भाई आपका रास्ता है तो बिल्ली का भी रास्ता है। हो सकता है बिल्ली को उधर जाना, आप काट गए उसका है ना, रास्ता। आप उसका रास्ता काट रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब आदमी को ये लगता है कि नहीं भाई, मेरी डेयरी है, मेरी डेयरी पे अगर मैंने 50 भैंस या गाय बांधी हुई हैं, उनको उन्होंने आधे आधे मीटर की चेन से बांध रखा है, या उसको पीट रहे हैं, या ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस लगा के उसका ज़बरदस्ती दूध निकाला जा रहा है ना। तो उस ऑक्सीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन होता है ईशान, जब वो लगाया जाता है
तो कई सारी हड्डियां टूटने की जो पीड़ा होती है वो पीड़ा उस पशु को होती है जिसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया ऑक्सीटोसिन जाता वही है। तो केमिकल्स है जिसमें खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं उसके बाद। नहीं नहीं तो नहीं फिर वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन एक ड्रग है, अच्छा एक अच्छा, दवा ड्रग है। है। हाँ, अच्छा एक दवा है कि जिससे वो उसके जो दूध की नलियां होती हैं उसमें मरोड़ पड़ेगी, ठीक है। अंदर से उसके ऐसे हॉर्मोन्स वो होंगे कि उसको तकलीफ होगी और वो दूध रिलीज कर देगा ज़्यादा तुरंत, दूध निकालने ज़्यादा के लिए दूध करते हैं। निकालने के लिए। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो इंजेक्शन लगाया जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। प्लस वो इंजेक्शन लगाने से जो दूध निकलता है, हाँ जी। जो डेयरी प्रोडक्ट बनता है, उसको खाने पीने से मनुष्य को भी उतनी ही पीड़ा। ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां लगेंगी। इसलिए बैन है सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए क्या सजा है मैम? उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। उनके लिए 6 महीने का कारावास है, अन्यथा उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, है ना। लेकिन आदमी को ये लगता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली चीज़ जहाँ पे आ जाती है कि सिस्टम में जो चीज़ है, सिस्टम करप्ट है अगर, हाँ जी मैम, तो आप हर तरह से बच के निकल जाएंगे। सही बात। या ये कह लीजिए कि किसी दिन किसी का अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो वो उस चीज़ में फंस जाता है। हाँ जी। जब वो उस चीज़ में फंसता है तो वो 10 लोगों के सामने आ जाती है, चीज़ एक्सपोज हो गई। तो मतलब आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप ऐसे ही किसी के साथ क्रूरता करके या अत्याचार करके नहीं बच सकते। नहीं बस, आप आज बच जाएंगे, कल बच जाएंगे, हो सकता है परसों फंस जाएं। बिल्कुल। तो ऐसा हर एक के साथ है, ऐसा पेट ओनर्स के साथ भी है, डेयरी ओनर्स के साथ भी है, टोंगा ओनर्स के साथ भी है। इवन अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छा भला एक कोई कुत्ता जा रहा है, आपने उसे लात मार दी, लात ठोकर मार हाँ दी, जी, हाँ जी। पत्थर मार दिया, या आपने उसको अपनी गाड़ी से दबा दिया, और हमारे जैसे किसी बंदे ने देख लिया, तो फिर वो आपके लिए मुसीबत का सबब मुसीबत बन बनेगा। जाएगा। तो ज़्यादातर मतलब हमारे देश में क्या, जैसे मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि जब मैंने किसी कोई रिपोर्ट किया गया केस मुझे, और मैंने उस केस के प्रति जब आवाज़ उठाई, तो फिर ये कहा गया कि आपको क्या, हु आर यू टू इंटरफेयर, कि भाई सबकी ठेकेदारी तुमने ले रखी है। तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने ले रखी है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं बोल सकते, सही बात। तो मुझे इनकी आवाज़ बनना है। तो हमारा जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में जो बना था, तो वो अभी थोड़े दिन पहले अमेंडमेंट हुआ है उसमें। तो थोड़ा सा मतलब जैसे पहले था कि 50 रुपये जुर्माना, तो हम लोगों ने जितने एक्टिविस्ट थे तो हम लोगों ने काफ़ी इस बात पे जोर दिया था। कई सारे इधर लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, और सरकार से भी अपील की कि किसी तरह से इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि 50 रुपये का जुर्माना एक बहुत ज़्यादा बहुत छोटा अमाउंट है कि वो कोई भी सोचता है कि 50 रुपये दो और छूट जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब उस चीज़ में जो नए अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसमें अब जुर्माना भी ज़्यादा है और सज़ा का प्रावधान भी ज़्यादा है। ठीक है। तो इसलिए किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि उसने कुछ भी किया और वो निकल गया, बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी अगर आप फंस गए तो फिर लंबे फंसेंगे। अच्छा, तो उसमें ध्यान मतलब से। आप ये समझिए कि देश का संविधान जो है वो सर्वोच्च सत्ता है, और उससे सभी छोटे हैं। बिल्कुल मैम, तो जब देश के संविधान में ये लिखा हुआ है कि हर एक पशु पक्षी जो है वो देश का नागरिक है नागरिक है, और उसको समान अधिकार प्राप्त समान है, अधिकार है। तो फिर आपको समान अधिकार देने पड़ेंगे। बिल्कुल मैम। तो मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को बताइए जो पशु प्रेमी हैं और उनके सामने जैसे आपने बताया कि किसी का खुद का पेट है, अब वो उस पर जुर्म कर रहे हैं, या फिर आपने बोला कि कोई डॉग है वो क्रॉस कर रहा है रोड, या फिर वो कहीं जा रहा है तो आप कहीं पत्थर मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अगर कोई पशु प्रेमी है, जैसे कोई हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो वो अगर उसे देखें तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं तुरंत? जो भी कोई ऐसा अगर किसी पशु के प्रति क्रूरता करते हुए देखता है, तो मेरा सुझाव यही है कि आप पहले उसको समझाएं, उसको अवगत कराएं इस चीज़ से कि ये अपराध है और आप ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद भी यदि वो नहीं मानता है तो आप उसको पशु सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बुक करा सकते हैं, उसके खिलाफ़ केस कर सकते हैं और उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। मैम कितने टाइम तक की सजा है इन सब चीज़ों पे? ये डिपेंड करता है ईशान की केस किस तरह का है, ठीक है। और जो आप जहाँ पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो
ऑफिसर के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, और आप पैरवी किस तरह की कर रहे हैं ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है मैम। मैम क्या आपको अपने कार्य के दौरान किसी विशेष चुनौती का सामना करना पड़ा है? ईशान, एनिमल वेलफेयर की फील्ड ही चुनौती का दूसरा नाम है। स्ट्रगल्स। स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। मैंने तकरीबन 20 साल पहले ये काम शुरू किया था, जब मैं पूरी तरह से मैदान में उतरी थी। उस समय मेरे बच्चे हालांकि छोटे ही थे, लेकिन जिस समय मैंने ये काम शुरू किया उस समय एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जिससे मैं कम्प्लीटली हिल गई थी, और उसके बाद फिर मैंने ये प्रण लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं जानवरों की एडवोकेसी करूँगी। मेरी कॉलोनी में ही एक व्यक्ति था कि जिस बिच को मैं फीड कराती थी, तो उसके बच्चों से बहुत एतराज़ था उसे। तो जिस समय वो बच्चे बड़े हो रहे थे, हाँ जी। तो वो रोज़ मारना, किसी को गाड़ी के नीचे दबा देना, किसी को कुछ करना। दिन के उजाले में 12 बजे 1 बजे दोपहर में उसने इतना, मतलब इतनी हाइट थी उस पपी की, करीब 1 साल का पपी हो गया था वो, उसको उसने गाड़ी से दबा दिया। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। उस समय मेरे अंदर इतनी आप कह सकते हैं कि वो नहीं भरा था पेशेंस। उस समय, इतना ज़्यादा आक्रोश मेरे अंदर नहीं था, या इतनी ज़्यादा हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास कि मैम वो ऐसे परेशान कर रहा है, वो वैसे परेशान कर रहा है, क्या करें, कैसे करें। हमें बाहर निकलते हुए जाना होता है, हमें डर लगता है कि कोई हमसे बदला ना निकाले, दुश्मनी ना निकाले। तो सेम एज़ दूसरी महिलाओं की तरह थोड़ा सा मेरे अंदर भी ये था कि मुझे भाई यहीं इसी कॉलोनी में रहना है, और ये इस तरह से है, उस तरह से है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती थी उसको देख के, उसकी हरकतों को देख के। तो जब वो जो बिच थी उसका नाम डेज़ी रखा था हमने, तो वो इतनी सीधी थी ईशान कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मतलब जब मैं खाने के लिए सीटी बजाती थी, वो तभी कहीं से अवतरित होती थी, चुपचाप खाना खाती थी, और खाना खा के वो कहीं ना कहीं किसी के गार्डन के कोने में जाके बैठी रहती थी। वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। बहुत ही ज़्यादा डोसाइल, बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची थी। तो वो जब उस बंदे ने, जब वो डेज़ी जो थी वो प्रेग्नेंट हुई सेकेंड टाइम, करीब 2 साल बाद, तो उसने एक दिन रात को उसको जहर दे दिया। अरे। जस्ट बिकॉज कि उसके पपीज़ होंगे, जो लिटर होगा वो कॉलोनी में इधर उधर घूमेगा, उसके अकॉर्डिंग गंदगी करेगा, तो उसने जहर दे दिया। और वो रात बड़ी बेचैन रात थी मेरे लिए। मैं अपने घर में लेटी हुई थी, चारों तरफ से कुत्तों के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन थी। मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, कोई बात है। रात का 12 साढ़े 12 बज रहा था। मैंने किसी तरह से सुबह 5 बजे तक का इंतज़ार किया। 5 बजे मैं जब निकली देखने के लिए कि कहाँ क्या हुआ था रात में, तो डेज़ी वहाँ पे मरी पड़ी थी, और जहर के ज़ोर से उसका जो यूट्रस था वो फट गया था, और छोटे छोटे बच्चे बैग्स में वो पड़े हुए थे वहाँ पर। मैं वहीं ज़मीन में, मैं मतलब मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं बताते हुए आपको, मुझे तो सुनते हुए आ रहे हैं कि मैं वहाँ पर ज़मीन पे बैठ गई घुटनों के बल, और मैं ज़मीन पे हाथ मार मार के, चीख चीख के रोई वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर बैठ के। और फिर मैंने ये अहद किया उस दिन, ये प्रण लिया कि अब मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आई वॉज 100% श्योर कि ये इसी का काम है। मैं बॉडी लेके गई, मैंने पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम में जहर निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके फिर मैंने श्रीमती मेनका गांधी को फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि अगर तुम ये केस करोगी तो मैं तुम्हें साथ नहीं रखूँगा। मैंने कहा आपकी जब इच्छा हो आप मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अब जानवरों का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो इतनी सीधी कुतिया थी, इतनी सीधी बच्ची थी कि मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसके साथ ऐसा करेगा। फिर जब मैंने श्रीमती गांधी को फ़ोन करके सारी बात बताई, तो उन्होंने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कराया उसके खिलाफ़, उस व्यक्ति के खिलाफ़, और उसको पुलिस उठा करके ले गई थी। उसके बाद उसका जो बेटा था उसका नाम तन्नू रखा था हमने। एक ही बच्चा उसका, जो पहली वाली खेप थी उसमें से बचा था, बाकी सब इन्होंने मार दिए थे। वो बच्चा आज भी मेरे पास है। वो 14-15 साल का हो चुका है। हम उसे तन्नू मामा कहते हैं। तो उसकी माँ को जो वचन दिया था मैंने कि अब के बाद मेरे सामने कोई किसी पशु के साथ क्रूरता नहीं कर पाएगा,
फिर मैंने श्रीमती मेनका गांधी के साथ कुछ वर्षों तक काम किया एज ए एक्टिविस्ट, और उसके बाद फिर मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी का गठन किया जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। उसके बाद जब जगह कम पड़ने लगी, बड़े छोटे सभी प्रकार के, इस समय मेरे पास करीब 268 जानवर हैं जो मेरे साथ रहते हैं। तो फिर मैंने तुलसी वन गौशाला का गठन किया कि जिसके अंतर्गत जितने भी बड़े जानवर हैं, घायल टूटे फूटे, वो सब तुलसी वन गौशाला में रहते हैं। तो ये मतलब लाइन ऐसी है, ये काम ऐसा है कि इसमें इतने चैलेंजेस हैं कि आप सड़क से जानवर को उठाना चैलेंज है, उसको मेडिकल एड दिलाना चैलेंज है, क्योंकि हमारे जिस शहर में हम रहते हैं, बरेली सिटी, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, लेकिन IVRI से 0% भी सहयोग नहीं मिलता किसी भी पशु मालिक को। जितने भी लोगों से आप बात करेंगे इस मामले में, तो वो सब यही बताएंगे कि बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है वहाँ पर। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जितने जानवरों को भी लेकर के वहाँ पर गई, उसमें से शायद ही कोई ज़िंदा बच पाया। अच्छा। तो क्योंकि लापरवाही इतनी ज़्यादा है और वहाँ पर प्रभुसत्ता इतनी है कि फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना वहाँ से किनारा कर लिया। जो छोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जितनी थोड़ी बहुत काबिलियत मुझ में है, वो मैं खुद करती हूँ। अदरवाइज़ अगर किसी वेटनेरियन की मदद लेनी पड़ती है तो मैं वेटनेरियन की मदद लेती हूँ करके। अपना जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो खुद ही हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने शेल्टर पे या गौशाला में परफॉर्म कर पाएँ। तो वो जो मतलब किसी समय कोई एनिमल जब क्रिटिकल होता है, वो मोमेंट्स जब आपकी धक 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 चल रहा होता है कि जैसे कहीं ऐसा ना हो कि इसको कुछ हो जाए, तो वो चीज़ एक अलग प्रकार का चैलेंज है। फंड्स सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस लाइन में जब आप काम कर रहे हैं। अगर आपको गवर्नमेंट फंडिंग है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और अगर गवर्नमेंट फंड्स नहीं हैं तो पब्लिक से फंड्स निकाल पाना, कलेक्ट कर पाना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक चैलेंज होता है कि जैसे मैं अभी पॉडकास्ट से पहले आपसे बात कर रही थी कि हम हिंदुस्तानी लोग कई सारे चेहरे पहन के घूमते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एनिमल लवर का चेहरा तो पहने हुए हैं, पर वो वास्तविकता में एनिमल लवर है नहीं। वो किसी न किसी प्रयोजन विशेष से, किसी न किसी कारण विशेष से वो आपके साथ जुड़ तो जाते हैं। अब जैसे किसी ने आपको कोई रेस्क्यू देना है तो वो आपसे दुनिया भर के वादे करेगा उस समय कि हम आएंगे, हम आपके साथ मदद करेंगे, हम देखेंगे, हम आपको लेबर प्रोवाइड कराएंगे, फंड्स प्रोवाइड कराएंगे। और जब आपने एक बार एनिमल अंदर ले लिया, फिर वो गधे के सर पे से सींग हो जाते हैं, फिर वो नहीं दिखते। तो मतलब वॉलेंटियर करने के लिए आप समझिए इतना बड़ा शहर है, लाखों की आबादी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो खुद को एनिमल लवर कहते हैं। ज़्यादातर लोगों का क्या मोटिव रहता है कि वो आना चाहते हैं काम सीखने के लिए, कि उनको ये रहता है कि मैडम बहुत सालों से ये काम कर रही हैं, ये परफेक्ट हैं अपने काम में, इनका शेल्टर जो है वो परफेक्ट दिखता है, तो हम इनसे जाके काम सीख लें। काम सीखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और उसके बाद में जब वो ये देखते हैं कि भाई यहाँ तो सिर्फ मेहनत ही मेहनत है, पेन ही पेन है, गेन कुछ नहीं है, तो फिर आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि आदमी ये देखता है कि भाई ग्लैमर है कि पैसा है कि नाम है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि हमारी हड्डियां तक घिस चुकी हैं काम करते करते। बिल्कुल मैम, इसमें तो बहुत ज़्यादा। आज मैं जिस समय आपके पास बैठी हूँ, मुझे 72 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं सोए हुए। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे घर पे कुछ एक पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, और गौशाला पे 2-3 गाय इस समय मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो ये रहता है कि रात को बेडरूम में आने के बाद भी, बिस्तर पे आने के बाद भी लगातार फ़ोन में कैमरे चलते रहते हैं, या फिर कॉल चलती रहती है केयरटेकर्स के साथ कि अब क्या है, उठा नहीं उठा, खाया नहीं खाया। तो ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं कि जिसमें मतलब हम दिल जान से लगे हुए हैं किसी चीज़ के साथ, और हम आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ आके ये बेचारे जो पशु हैं, जैसे मैंने आपको वो स्वीटी का दिखाया था कि ये समझते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन बोल के समझा नहीं सकते अपनी व्यथा। बोल के नहीं समझा सकते। तो इनके पास
आपका बैठना, उनके सर पे प्यार से हाथ फेर यही देना, बहुत है। यही बहुत है उनके लिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा प्यार और आपकी संवेदना लोग होनी इतना भी नहीं चाहिए। दे पा रहे हैं। लोग इतना भी नहीं देना चाहते। लोगों के पास वो समय ही नहीं है, वो दिल ही नहीं है कि वो उतना भी दे पाएँ। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे मतलब आपको समझाएं कि इनकी तकलीफ़ क्या है। मैम हमारे धर्म के हिसाब से भी पहले ऐसा होता था कि पहली रोटी हर घर में गाय की होती थी, आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती थी। मतलब घर घर में व्यवस्था थी कि ये लोग बाहर भी हैं तो हम इन्हें दे सकते हैं। तो आज के टाइम में ऐसा क्या हुआ है कि आज हम के लोग टाइम ये में चीज़ भी नहीं कर रहे हैं कि घर पे रोटी ही दे दें उन्हें? इतने ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं ईशान। मैम ये हम लोग मॉडर्नाइजेशन है या क्रुएल्टी है? ये मॉडर्नाइजेशन लोगों का जो एक तो ये कल्चर जो हो गया है कि ज़्यादातर लोग बाहर खाना खाने लगे हैं। ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स में या स्ट्रीट फूड या यहाँ वहाँ सब जगह खाना खाने लगे हैं। पहले प्रॉपर टाइम पे घर में खाने के समय सारे मेंबर्स इकट्ठे होते थे, प्रॉपर खाना बनता था, तीनों टाइम खाना बनता था। और तीनों टाइम खाना बनने के बाद मेरे यहाँ आज भी ये ट्रेडिशन है कि मेरे हस्बैंड को क्रेडिट जाता है इस बात का कि खाना इकट्ठे खाएंगे और खाना प्रॉपर घर में ही बनेगा। अगर बाहर भी खाने का मन है तो बाहर से कुछ खा लेंगे, लेकिन खाना घर में ही खाया खाया जाएगा। नहीं कर। तो वो जो रोटी बनती है उसमें हमारे यहाँ बंदर की भी बनती है, चिड़िया की भी बनती है, कुत्ते की भी बनती है, गाय की भी बनती है। तो ज़्यादातर घरों में ये ट्रेडिशन ख़त्म हो चुका है। अब लोग जो हैं वो बाहर से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर घर में भी बनता है तो घर में उनका ये रहता है कि वो इस चीज़ को मतलब कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे बुज़ुर्ग ये बता चुके हमें कि भाई इस तरह से ये व्यवस्था करी गई है कि चिड़ियों के लिए आपको छत पे दाना रखना है, पानी का बर्तन रखना है, घर के बाहर एक पानी का बर्तन रखना है, खाने का बर्तन रखना है। और जिस जिस तरह से मतलब आप एक मतलब पूरी चेन थी वो कि उसमें आप पर्यावरण को भी संतुलित कर रहे हैं, अपने जो कर्म है आप अपने कर्मों का भी संतुलन बना रहे कर्मों हैं, का भी बना है ना। हर चीज़ को उन्होंने प्रॉपर संतुलन बना के आपको दिया था। एक पूरा उन्होंने उसमें चेन एक बना एक के जीव का पेट भर रहा एक था। एक जीव का पेट भर रहा था। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने समय के जो लोग थे वो आटे में चीनी मिला के और पानी में भी डालते थे। किनारों पे, नदियों के मछली किनारे, के लिए। सड़कों के किनारे, इधर उधर वो चींटियों के बिलों पे सब जगह रखते कि सबका पेट भरे। हाँ जी। लेकिन अब की जो व्यवस्था है उसमें है कि अपना पेट अपना भरे। पेट भरे। तो सिर्फ अपना पेट भरने से नहीं होगा। ये तो आप पूरक हैं, प्रकृति और मनुष्य जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है। तो खाली मनुष्य ये सोच ले कि मनुष्य ही मनुष्य रहेगा, प्रकृति नहीं रहेगी तो चल ही नहीं सकती प्रकृति के बिना व्यवस्था, मनुष्य एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप देखिए कि कितनी तेजी से पेड़ काटे जाते हैं, है ना। अगर 50 पेड़ काट दिए गए हैं बदले में 5 भी नहीं लगते हैं। 5 अगर लगते भी हैं तो उनमें से एक ही बमुश्किल हो पाता है। तो कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हम अपना, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैम उन लोगों के बारे में कुछ बताइए जो इस तरह के एनिमल लवर होते हैं, जैसे दिखाने के लिए चिड़ियों को पानी भी डाल रहे हैं, ठीक है, और रात में ऑर्डर कर रहे हैं बटर चिकन। तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि डबल स्टैंडर्ड्स है, क्या है ये? डबल स्टैंडर्ड्स देखिए क्या होता है कि ये सब कुछ हमारे अपने कंसाइंस पे डिपेंड करता है। हमारी अपनी अंतरात्मा क्या बात कह रही है, क्या हमें जता रही है, क्या चेता रही है, ये उस पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो गौ माता की पूजा करते हैं और बीफ खाते हैं। हाँ बिल्कुल, हर तरह के लोग। हर तरह के लोग हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये ढोंग करते हैं। मैं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी या पशु प्रेमी हैं और सबसे ज़्यादा क्रूरतापूर्ण हरकतें भी उन्हीं की होती हैं, व्यवहार भी उन्हीं का होता है। तो ये जो दोगलापन हमारे चरित्र में है, ये हमारे मतलब अंदर से कहीं से खुद ही से हमारी आत्मा हमें जगाएगी तो हमें पता चलेगा। अदरवाइज़ तो मतलब इंसान होने की जो वो है ना एक प्रक्रिया, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी कि हम अच्छे इंसान कब बने, हम पूर्ण इंसान कब बने। हम पूर्ण इंसान ही नहीं बन पाए। मुझे कोई कहता है कि आप बहुत बड़ा काम करती हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो मैं कहती हूँ इंसान ही नहीं बन पाई हूँ अभी तक पूरी तरह से। इंसान बनने की प्रक्रिया कितनी जटिल है,
इंसानियत, इंसान मनुष्यता, ये इसकी परिभाषा में आप जाएंगे तो बहुत बड़ी परिभाषा है इसकी। तो पहले तो वही पूरा कर ले इंसान, सही बात है मैम। तो बहुत मुश्किल है पूरी तरह से पूर्णत्व को पाना। पूर्णत्व को आना, लेकिन जो आप काम कर रही हैं मैम उसमें बहुत स्ट्रगल है और सैल्यूट है जो आप जानवरों के लिए ये सब कर रही हैं। मैम आपके अनुसार आम नागरिक कैसे पशु अधिकारों की रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, एक लेमैन को जो है वो ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता पशु अधिकारों के बारे में। तो जहाँ तक मतलब हम लोग की कोशिश रहती है कि हम सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझा पाएँ कि किस तरह से मतलब एक आम नागरिक पशु अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो एनिमल लवर्स को क्रिटिसाइज़ करता है। जैसे मेरे कई सारे जानने वाले हैं, फेसबुक पे मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मेरे जानने में जो फीडिंग करा रहे हैं या जो पशुओं की सुरक्षा के प्रति काम कर रहे हैं, उनका ये रहता है कि क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं लोग। भाई अगर कोई फीडिंग करा रहा है तो वो वहाँ पे ये होता है कि आप अपने घर में ले जाके पाल लो, आप यहाँ पर खाना मत दो, आप वहाँ पर खाना मत दो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोरल तो डाउन करती ही हैं, एक गलत संदेश भी जाता है। जो 4 लोग अगर और देख रहे हैं तो उनके लिए एक गलत संदेश जाता है कि भाई खाना खिलाना जानवर को गलत बात है। अब अगर गलत बात होती तो फीडिंग पॉइंट्स जो तैयार किए गए हैं, जो फीडर्स के लिए कानून सरकार ने बनाए हैं, अभी नया अमेंडमेंट आया है, तो अगर गलत होता या कानून से बाहर होता, कानून के दायरे से बाहर होता, तो ये चीज़ें ही नहीं होती। दूसरी बात कि एनिमल वेलफेयर में काम करते हुए जितने चैलेंजेस आते हैं उनसे ओवरकम करने में कम से कम वो अपने जो निकटवर्ती NGOs हैं या जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनके लिए वो कुछ सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि मैं इनके यहाँ जाके देखूँ ये कैसे काम करे, फिर मुझे अपना NGO खोलना है। NGO खोलना इज़ नॉट द सोल्यूशन। NGO खोलना हाँ मतलब लोहे के चने चबाने के बराबर है। हमारे देश में जो सिस्टम है उसके अनुसार आप देखिए तो कि मैं जानती हूँ कि चने चबा चबा के मेरी दाढ़ें दर्द करने लग गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि हर आदमी जो आता है वो ये कहता है मुझे अपना NGO खोलना है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपना NGO खोलूँ। तो बजाय एक NGO खोलने की सोच बनाने के, आप जो लोकल NGO काम कर रहे हैं आप उनका सपोर्ट बनिए, आप उनको हाथ पैर दीजिए काम करने के लिए। आप वहाँ पे जाके 2 घंटे वॉलंटियर करके आइए। साथ में ये उन मदर्स के लिए मेरी एक सलाह है कि जो अपने बच्चों को, अरे हटो हटो कुत्ता काट लेगा, हाँ जी, नहीं काटेगा, क्योंकि आप अपने बच्चे के मन में गलत बीज डाल रहे हैं। और जानवर जो है वो आपका जो अंतः मन होता है उसे सेंस करके रिएक्ट करता है, आपके एक्शन का रिएक्शन होता है जो वो करता है। तो मैं देखती हूँ ज़्यादातर कॉलोनी में अगर बच्चे घूम रहे हैं या कहीं खेल रहे हैं, कुछ एक इंसिडेंसेस जो ऐसे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं देखती हूँ कि बच्चे कुत्ते के साथ अगर बात कर रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, तो मम्मी कहती है हट हट छोड़ छोड़ वो काट लेगा। वो नहीं काटेगा। जब तक आप किसी पशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पशु आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको अपने घर का। मेरी छोटी सी नातिन है 6 साल की। हाँ जी, वो आप उसे गौशाला में घुसा दीजिए, आप उसे घुड़साल में घुसा दीजिए, आप उसे कहीं घुसा दीजिए, वो छोटे छोटे पपी सड़क से उठा के उनको बेटा बाबू करके प्यार करने लगती है। क्यों? ये एम्पैथी हमारे अंदर से उसके अंदर ट्रांसफ़र हुई है, आपने सिखाई उसने होगी। जो देखा है बचपन से वो सीखा है। तो उसको नहीं डर है किसी चीज़ से, ना ही वो घबराती है उस चीज़ से, और ना ही हमें डर लगता है। हमें पता है कि जब वो कुछ नहीं करेगी तो एनिमल भी कुछ नहीं करेगा। जब तक आप जानवर से कुछ नहीं कहोगे, उसे परेशान नहीं करोगे, वो आप पे कभी हमला कर ही नहीं कभी सकता। नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि जितना हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और मतलब जंगल काटे जा रहे हैं, नई नई हर जगह मार्केट देख लीजिए, हर जगह कॉलोनीज़ देख लीजिए, हर जगह सोसाइटीज़ देख लीजिए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहाँ तक जंगलों का और ये मतलब आउटस्कर्ट्स में जितना ज़्यादा आप देखिए कि विकास के नाम पे धड़ाधड़ पेड़ पौधे, और कुछ ऐसी जगह हैं कि जो जैसे आरे का जंगल है, तो ये बहुत ज़्यादा
अफसोसनाक चीज़ें हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक हैबिटेट है उनका, वो आप रहने दीजिए उनको, अपनी अपनी दुनिया में उनकी रहने जंगल दीजिए की ना, दुनिया है पूरी। है ना। तो उनकी दुनिया को क्यों छेड़ना, आपके पास बहुत बहुत ऊपर वाले ने जगह दी है, आप वहाँ पर आराम से अपना कुछ भी बनाइए, कुछ भी करिए। लेकिन उन बेचारों के जो छोटे छोटे हैबिटेट्स हैं, वही जो मैंने आपसे कहा ना कि वो अपने रजिस्ट्री के कागज़ कहाँ से ला के दिखाएं आपको कि भाई सही हम तो बात कब है। से यहाँ पे रह रहे नहीं, हैं, आप हमारा घर मत छेड़ो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जो हमारे समाज में एक वो फैली हुई है कि भाई जानवर है तो इससे दूर रहो, या इससे ये बीमारी लग जाएगी, या उससे वो बीमारी लग जाएगी, या कुत्ते के साथ ऐसे नहीं, या गाय के साथ वैसे नहीं। तो आप ये देखिए कि थेरेपिस्ट जो हैं, अब उन्होंने ये बात प्रूव कर दी है कि थेरेपिस्ट आप बताएंगे आपको, आप किसी जानवर के पास जाइए, गाय के ऊपर आप हाथ फिराएंगे, उसे सहलाएंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। डॉग जो थेरेपी डॉग्स को आजकल आप देखिए बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में थेरेपी डॉग्स हैं। आपको एंजाइटी है, आपको शुगर है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो उस डॉग के साथ बैठने से, उसके साथ बात करने से, उसको प्यार करने से, उसको सहलाने से आपको सुकून मिलेगा, आपकी तबीयत ठीक होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अगर थोड़ा सा भी अपना माइंडसेट चेंज कर लें और थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें कि हम और वो अलग अलग नहीं हैं। जैसे आपकी और मेरी सूरत अलग है, आपका और मेरा जेंडर अलग है, वैसे ही वो भी हमारे हमारे साथ कोएग्जिस्टेंस में है, बिल्कुल है ना। तो उनका चेहरा अलग है, उनका आकार प्रकार अलग है, बनावट अलग है, लेकिन सोल तो उनमें एक ही है। सोल एक ही है। तो सोल को समझने का खेल है बस। बिल्कुल मैम, आजकल लोग समझ नहीं पाते हैं। समझ नहीं पाते हैं आजकल लोग। फिर मैं वही कहूँगी कि जहाँ आजकल इंसान अपने माँ बाप को नहीं समझ पाता, माँ बाप मतलब कुछ भी, मैं कहती हूँ कितने भी खराब सही, कितने भी बुरे सही, लेकिन ये अधिकार औलाद को किसने दिया कि वो माँ की हत्या कर दे या बाप की हत्या कर दे, ये तो बहुत ही है ना। तो जघन्य से जघन्यतम अपराध है। अपराध है ये। और आप मतलब किस तरह की मानसिकता में जी रहे हैं कि आप इस तरह के अपराध कर रहे हैं। तो पशु तो बेचारा वो किसी गिनती में नहीं आता। जब आपके पेरेंट्स किसी गिनती में नहीं आते तो पशु किसी भी गिनती में नहीं आता उन लोगों के लिए। लेकिन ये संवेदनशीलता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईशान, कि मतलब एक संवेदनशील हृदय जितना बारीकी से महसूस कर सकता है किसी चीज़ को, तो आप उतनी ही बारीकी से किसी को समझा भी सकते हैं उस चीज़ को। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कभी ना कभी तो सफल होंगे आप। बिल्कुल। लेकिन आप अपने मन की जो संवेदनशीलता है, जो एक सॉफ्टनेस है ना, टेंडरनेस है, उससे ना खोने दें। वो ख़त्म होती जा रही है लोगों के अंदर से। इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है इंसान कि उसके अंदर से वो चीज़, वो भाव ही ख़त्म, दया का भाव ही ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ा भाव होता है सबसे बड़ा जो आप दोगे इस ब्रह्मांड में वही वापस आएगा। लेकिन इंसान नहीं समझता है। दया दोगे दया मिलेगी, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा। जितना आप बांटोगे वही चीज लौट के आनी, कर्मा फायर कर्मा। ठीक है मैम। मैम क्या आप किसी विशेष पशु को बचाने की कहानी साझा कर सकते हैं? ईशान, मेरे पास ऐसे इतने सारे केसेस हैं कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए बैठी तो मतलब मैं इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि आप रोएंगे। हाँ नहीं क्योंकि मैं जिन जिन चीज़ों से गुजरी हूँ, जो मेरे अनुभव रहे हैं, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था पॉडकास्ट से पहले कि लोग मुझे एंटी सोशल कहते हैं कि मैं पशुओं के साथ ज़्यादा समय बिताती हूँ। मेरी मतलब सोशल लाइफ, ये एनिमल लाइफ शुरू होने के बाद में ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दी, बिकॉज़ मुझे अच्छा ही नहीं लगता इंसानों का साथ अब। क्योंकि जानवरों के साथ इतना मतलब इंसान की आत्मा मर चुकी है कहीं, और जानवर के साथ आप बैठेंगे तो जानवर आपकी सोल के साथ कनेक्ट होता है। जो आपका सोल टू सोल कनेक्शन है तो वो आपका जानवर के ही साथ जुड़ेगा। मैं कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं, एक बुल था मेरे पास, उसका एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे, महाकाल नाम रखा था मैंने उसका, काले रंग का सांड था, एक पूरा बड़ा सांड था। और
जैसे कि मैंने आपको IVRI की नेग्लिजेंसी के बारे में बताया, इग्नोरेंस के बारे में बताया, उसको मैं मतलब IVRI लेकर गई, ठेले में लाद करके हम लोग उसको IVRI लेकर के गए। वहाँ पर उसकी सर्जरी के लिए बहुत बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स ने उसको मतलब ऑपरेट किया, एक्सरे वगैरह, इतना बड़ा बुल, वहाँ से एक्सरे मशीन के लिए लेके जाना, फिर वहाँ से एक्सरे करवाना, फिर उसके बाद में उसका, मैंने उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट की कि आप इसकी पूरी टांग मत काटिए, उसका यहाँ से फ्रैक्चर था। तो वो क्या करते हैं कि अगर यहाँ से भी फ्रैक्चर हुआ तो वो जड़ से काट देते हैं शरीर, शिट। और काटते भी वो काहे से हैं, आरे से काटते हैं, और बिना सेडेट किए पशु को। इतना इनह्यूमेन बिहेवियर है बिना ये, बेहोश करे। बिना बेहोश किए, सिर्फ वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया देके। आप ये कल्पना करें कि लोकल एनेस्थीसिया देके आपकी टांग जो है वो आरे से काटी जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा। कितनी पीड़ादायक स्थिति बहुत होगी ज़्यादा। उस पशु के लिए। मैं रोती रही, उसके पास बैठ के रोती रही, और मैं उसको प्यार करती रही, संभालती रही। अब इन लोगों का ये कहना था कि हम यहाँ से टांग इसलिए काटते हैं क्योंकि खड़ा होना होगा तो 3 पैर पे खड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन 3 पैर पे खड़ा होना, 3.5 पैर अलग चीज़ होती है और 3 पैर अलग चीज़ होता है। ये तो हमारा आउटलुक है, आप अपने सर्जिकल आउटलुक से देख रहे हैं, ये हमारा, आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आपने यहाँ से जॉइंट से काट दिया उसका पैर। वो रोता था, तड़पता था, उसकी आंखों से आंसू बहते थे। मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं उसके साथ, मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ। तो अब वो उसमें गैंग्रीन हो गया, क्योंकि इतना बड़ा जानवर जो क्विंटल्स का जानवर है, उसे अपने अकेले हाथों से कितनी बार पलटाना, फिर उठाना, फिर बिठाना, फिर उसको रोज़ उसके घाव साफ़ करना, टाँके खुल गए उसके, उसमें इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद में मैं बहुत मेहनत के साथ उसके साथ लगी रही। मैं ये सोचती थी कि बस किसी तरह से ये घाव इसका भर जाए, बेशक बैठा रहेगा, बैठे बैठे मैं इसकी सेवा करती रहूँगी, गोबर उठा दूँगी, सफाई कर दूँगी, लेकिन बस ये ठीक रहे मेरे सामने। और उसका भी इतना प्रेम था मेरे पे कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मैं मतलब भीग गई मेरी आत्मा उसके प्रेम से। होगा मैम, बिल्कुल। वो मतलब जिस समय वो मेरे कंधे पे सर रखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कब का मेरा संबंध है कोई इसके साथ। और वो मेरे कंधे पे सर रखता था, उसकी आंखों में आंसू होते थे, मेरी भी आंखों में आंसू होते थे। हम दोनों, वहाँ छप्पर था, छप्पर टपक रहा था, क्योंकि मेरे पास उस समय साधन संसाधन इतने नहीं थे कि मैं एक पक्की जगह बनाती, उसको रख पाती। तो वो जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई उसको, उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो जो हम अन्न जल त्याग की बात कर रहे थे कि पशु को पता चल जाता है कि अब मेरे जाने का समय है, कॉन्शियसनेस। तो वो अपना उसने अन्न जल त्याग दिया। जब उसने अन्न जल त्यागा, उस दिन एकादशी थी, ओके। और मतलब जिस समय उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, तो मैं उसके पास बैठी थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, डकरा रहा था बुरी तरीके से, लेकिन प्राण उसके मुझ में अटके हुए थे, वो जा नहीं पा रहा था। मैं इतनी व्यथित, इतनी बेचैन थी अंदर से कि मैं क्या करूं। मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाह रही थी, मोह भी नहीं छूट रहा था मुझसे, और मैं सोचती थी मैं जब तक मोह नहीं छोड़ूंगी ये जाएगा नहीं। तो मैं उसके पास बैठी रही। उसके बाद में फिर मैं तुलसी दल ला के उसके मुंह में डाला, गंगा जल मुंह में डाला, उसका चेहरा गंगा जल से साफ़ किया, पैर छुए उसके। फिर उसके बाद भी जब वो पीड़ा में ऐसे ऐसे सिर हिलाता रहा, फिर वो धीरे धीरे करके उसकी आंखों की रोशनी जो थी वो मद्धम होती गई। फिर मैंने, जिस समय मतलब मुझे ये लगा, मैंने कहा कि अब इसको जाना चाहिए, इससे ज़्यादा तकलीफ़ ये नहीं झेल पाएगा, ना ये झेल पाएगा, ना उसके बॉडी में सेप्टिसीमिया हो चुका था। और जिस समय वो लेटा, बोरे के ऊपर मैंने उसका सर रखा, मेरी जांघ के ऊपर उसने सर रखा हुआ था, बोरे के ऊपर लेटा हुआ था। मैंने गीता का 11वां अध्याय मोबाइल में चला के उसके सरहाने पे रख दिया। ईशान, इतना भयंकर काला मौसम हो गया चारों तरफ से। मैं वहाँ जंगल में जहाँ मेरा शेल्टर है, वहाँ पर मैं चारों तरफ देख रही, घटा टोप काली घटा, एकदम अंधेरा हो गया चारों तरफ से, और ऐसी भीषण बिजली चमकने लगी, ऐसी भयंकर बारिश कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रलय आ गई, चारों तरफ पानी पानी हो गया। और मैं उसको लेकर बैठी रही, ऊपर से मैंने पन्नी ओढ़ ली कि उस पानी टपक रहा था हम लोग के ऊपर। और धीरे धीरे करके जैसे ही अध्याय का समापन हुआ, उसने मेरी तरफ देखा, उसके मुंह से आवाज़ निकली, माँ। बहुत
और वो गया। बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए हो गया। इतना इमोशनल और इतना मतलब हृदय विदारक वो चीज़ होती है, इतना ज़्यादा कनेक्ट होना किसी चीज़ से, किसी सोल से कनेक्ट होना, उसके बाद उससे एक झटके में बिछड़ जाना। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं कि जो अमिट छाप छोड़ गए, कि मेरे मन पे इतना ज़्यादा उनके प्रेम का असर हुआ। मेरा जो शेल्टर है उसका नाम भी मैंने प्रेम आश्रम रखा हुआ है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा नाम और है। इतना मतलब जो ये कहते हैं ना कि जानवर है, क्या जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो, क्या जानवरों की तरह हरकतें कर रहे हो, वो ये जानते ही नहीं है कि असली जान तो जानवर के ही अंदर है। सही बात है। आत्मा है जो जानवर की, जानवर जानवर की। सब जानता है, सब जानता है वो, हम नहीं जानते जो जानवर जो जानता जानवर है। जानता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा मैं, हो जाता है मैम। तो ओवरवेल्म्ड। नहीं, आपने अपनी तरफ से बहुत करा, गंगा जल भी डाला तो भगवान ने उसकी आत्मा को शांति दी होगी, मुक्ति मिली होगी, और मतलब मुझे महसूस होता है कि जैसे मैं मतलब डिपार्टेड नहीं फील करती। मुझे ये लगता है कि ये लोग आसपास ही हैं, मेरे आसपास ही हैं। आसपास ही तो रहते क्या हैं। कुछ हाँ दिखता भी हाँ, है? मुझे महसूस होता है, मुझे दिखता है। क्या मैम, और क्या बात कर रहे हैं आप? क्या दिखता है? मतलब जो आपके जानवर जा चुके हैं, शरीर त्याग चुके हैं, तो वो आपको दिखते शरीर, हैं? हाँ वो मुझे मैम दिखते कृपया ये हैं। बात व्यूअर्स को बताइए, कैसा लगता है, मतलब कैसा आभास होता है? क्या कुछ घटना देखिए बताइए इस तरह थोड़ी की। सी मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हूँ, और मैं जैसे इस लोक में विश्वास करती हूँ, वैसे ही मैं पारलौकिक बिल्कुल। दुनिया में भी विश्वास करती हूँ। और मेरे ऐसे निजी अनुभव रहे हैं कि जिससे मैं बांटूंगी कभी अगली उसमें आप लोगों के साथ। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो जानवर यहाँ से साथ छोड़कर चले गए, तो वो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में नज़र आते हैं। मुझे जैसे मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई, एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, व्यूअर्स के साथ, कि जैसे चूँकि मैं गांव के इलाके में काम करती हूँ, और गांव के इलाके में हर तरह के लोग होते हैं, आप लोगों को पता है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो उसी कड़ी में, उसी क्रम में मेरे पास एक कर्मचारी काम करता था, जो कि मुझे मतलब हर तरह से परेशान करता था। उसको ये पता था कि उसका होना मेरी ज़रूरत है, और इतने सारे पशुओं के साथ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे, तो वो मुझे हर समय ब्लैकमेल करता था, नौकरी छोड़ने की धमकी देना, फिर वहाँ पे चोरियाँ करना, फिर जानवरों को खाना ना देना, सब करना। तो एक दिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, बुलाबाली में, उसने अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया। अच्छा। और मेरे पे हमला करने का मतलब, उसने जो चीज़ मेरे को फेंक कर मारी वो मुझे लगी नहीं। मैं ऐसे साइड हो गई, और मुझ पे हमला करके उसको ये लगा कि शायद मुझे लग गया है, और वो वहाँ से कूद के भागा। अच्छा। मेरा शेल्टर है, शेल्टर के बाहर सामने चक रोड है, चक रोड के उस तरफ खेत है, हाँ जी। और उधर दूसरा चक रोड है। हाँ। तो वो जब भागा वहाँ से, तो मुझे ये लगा, मैंने कहा कि ये उस तरफ भाग रहा है, इसको हम किसी तरह से पकड़ लें। हाँ जी। तो मेरे साथ एक दो कर्मचारी और थे, मेरा ड्राइवर था, तो सारे उसको पकड़ने के लिए भागे उसके पीछे पीछे। वो सरसों के खेत में जाके गायब हो गया। अच्छा। और हम बड़े परेशान कि ये खेत में से ना तो उधर गया, ना इधर गया, ना ये कहीं और गया, तो ये है किधर। तो उसके पास फ़ोन था मेरा, तो मेरे ड्राइवर ने उसके फ़ोन पे घंटी करनी शुरू की, तो बीच खेत में मिट्टी में औंधे मुँह गिरा हुआ था। तो उसने उसको उठाया, और वो उठने के बाद में एक ही बात कहे जा रहा, मुझे मारा किसने, मुझे किसने इतना मारा, मुझे किसने इतना मारा। उसकी आँख ईशान पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, ओके। गाल पूरा उसका फट चुका था एक तरफ से, घुटने उसके फटे हुए थे, हाथों में उसके चोटें थी, ऐसे कि जैसे किसी ने बहुत मारा हो और उसे, कोई था नहीं खेत और में? कोई नहीं था वहाँ पे। तो उसने मतलब जो उसका बाद में मेरे ड्राइवर के साथ, डॉक्टर के साथ जो चीज़ें उसने शेयर की, तो उसने ये कहा कि मुझे वहाँ पे कोई जानवर पटक पटक के मार रहा था। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मे बी महाकाल या
मतलब क्योंकि उसने कहा कि मुझे वहाँ पे काले रंग के जानवर ने पटक पटक के मारा है, मुझे वहाँ पे काले रंग के जानवर ने पटक पटक के, एक ही बात वो बोली जा रहा था कि अनकॉशियस था वो, और मतलब वो इतनी बुरी तरह से डर गया था उस इंसिडेंट से कि उसने कोशिश की मुझे मारने की, और वो जो जानवर जिसने उसको पटक पटक के मारा, और ये चीज़ हम हैरान रह गए देख के कि सरसों का खेत था, कोई भी नहीं था, कोई ईंट नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कोई चीज़ नहीं, तो इसको इतनी लगी कैसे। इवन मेरे हस्बैंड ने जब उसकी हालत देखी तो मेरे हस्बैंड बोले कि कोई देखेगा तो ये समझेगा कि तुमने इसे मारा है। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि सबके सामने है भाई, 3 कर्मचारी और हैं, चौथी मैं हूँ, 5वां ये खुद है, तो ये बताए ना कि किसने मारा है इसको। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हुए मेरे नहीं साथ। मैम, ये तो बहुत मिरेकलस हाँ, और इंसिडेंट आपने मतलब बनाया। एक मेरा जो पेट डॉग था, जर्मन शेफर्ड था, लियो, उसको भी मैंने रेस्क्यू किया था। तो वो मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और अभी बीते 3 साल पहले, 4 साल पहले उसकी कोविड जब मुझे हुआ था, तब उसके मतलब उसकी जो प्रेजेंस वहाँ पे, जब मुझे कोविड हुआ था, मुझे 2 बार बहुत बुरा कोविड हुआ, इतना कि मैं जैसे दूसरी दुनिया से लौट कर आई। अच्छा, उसकी वो जो प्रेजेंस थी वहाँ पर, तो जिस समय उसकी डेथ हुई, उसकी किडनी फेल्योर से डेथ हुई। तो जब उसकी डेथ हुई तो वो छत पे रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, तो उसको नीचे रखना पॉसिबल नहीं था। ऊपर एक फ्लोर पे मैंने एक पूरा एरिया उसको दे रखा था, वो वहीं रहता था। और वहाँ पे ऐसे एक डक्ट है, उसमें जाल पड़ा हुआ है, उस पे वो बैठ के वहाँ से मेरी बातें सुना करता था, वहाँ से मुझे आवाज़ देता था। तो जब मुझे कोविड हुआ तो मैं मतलब जागते हुए ये चीज़ मुझे महसूस होती थी कि वो रात में ऊपर से सीढ़ियाँ उतर के आया नीचे, मेरा जो रनर बेड के नीचे पड़ा हुआ है वहाँ पे मेरी चप्पलों के पास बैठा रहता था, मुझे चाटता था, छूता था। और उसके बाद में सुबह 4 बजे वो वापस बहुत धीरे धीरे कदमों से, क्योंकि वो बीमारी में गया था, बहुत धीरे धीरे कदमों से वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाता था, और वापस मुझे वहीं पे बैठा हुआ महसूस होता था। और ये बात मैंने नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसने भी इस बात को तस्दीक किया था कि हाँ, मुझे भी उसकी आवाज़ें आती हैं। ना उसका अनुभव हुआ एक उसका अनुभव था मेरे साथ कि आपने आवाज़ सुनी लियो की? तो मैंने कहा तुमने सुनी? तो उसने कहा हाँ मैंने सुनी। मैंने कहा मैंने भी सुनी। तो वो वहाँ बैठ के ऊपर से आवाज़ देता था। तो मतलब ये मुझे रहता है कि मेरे आसपास सुरक्षा घेरा इतना सुरक्षा कवच ज़बरदस्त है, आपका तगड़ा है। तगड़ा है कि मतलब ये जो हमारा सोल कनेक्शन है ना, ये नहीं टूटता। नहीं टूटता। या शरीर ही तो मरता है, हाँ, आत्मा तो अनंत है। आत्मा तो आत्मा नहीं ना मर मरती ना। सकती है ना पैदा हो सकती है। तो फिर ये कुछ एक एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं मेरे कि जो बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं किसी को बताऊंगी तो उसको ये हैरानी होगी, लेकिन चूंकि मैं रहती हूँ इन सब चीज़ों के बीच में और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों पे, तो मुझे रहता है कि हाँ, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर नहीं नहीं, गए, जब मेरे आपका पास बिलीफ ही हैं। सिस्टम ऐसा है तो ऑटोमेटिकली आपको सहायता मिलेगी। तो आपने बीमारी के टाइम में उसकी सेवा करी थी, जो 1-2 महीने जब वो लास्ट टाइम पे बीमार रहा था, तो उसके बाद तक भी आपको दिखता रहा। वो मुझे मतलब बराबर दिखता रहा। और मैं आपको बता रही हूँ ईशान कि फील्ड में काम करते हुए मुझे इतने साल हो गए, और कई बार मतलब ऐसा हुआ कि बहुत बहुत हमले हुए मेरे ऊपर, चूँकि मैंने बहुत सारे क्रूरता के केसेस फाइल करवाए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जो लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो मेरे ऊपर बहुत बहुत बार हमले हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हर बार मुझे कैंसर हुआ, आईलेट कैंसर हुआ था मुझे, और लास्ट स्टेज पे डायग्नोज हुआ था। तो आपको देख के कहीं से कहीं तक पता नहीं चल रहा होगा कि मेरी आंखों की कितनी ज़बरदस्त सर्जरी हो चुकी है, लेकिन कभी भी मतलब मैं गिरती हूँ लेकिन तुरंत उठ के खड़ी हो जाती हूँ। मतलब ये आप सब उन्हीं जानवरों की ब्लेसिंग्स हैं हाँ, जिनके साथ मैं रही, जिनकी सेवा मैंने की, सेवा ऊपर वाले ने दी। बस ये है कि मैंने उसको अपने मन, कर्म और वचन से निभाया। हाँ, जो आप करते हैं वही लौटता है, जैसा कि बस हमने अभी कहा था। और जानवरों की सोल तो इतनी अच्छी होती है, जैसा आपने बताया अभी, कि वो मरने के बाद भी आपकी सहायता करने करने पग पग पे आ हाँ, जाते पग हैं। पग पे यही आते अपने हैं, आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे रास्ते में खड़े हो जाते हैं। कोई मेरी तरफ बढ़ता है तो
पहला सामना उनसे होता है। क्योंकि आप उन्हें आखिरी तक नहीं छोड़ते हो। जैसे 6 महीने 8 महीने अगर किसी का इलाज भी चल रहा है, जैसे आपने बताया आपने 5-6 महीने उसका भी इलाज कराया होगा, जो डॉग आपको दिखता था। मेरे पास जो जानवर हैं उसमें एक कुत्ता है जो टोटली ब्लाइंड है, उसको नहीं दिखता तो उसको हाथ से खिलाना पड़ता है। एक मंकी है जो टोटली ब्लाइंड है, उसको गोली मारी थी किसी ने, तो उसके यहाँ गोली लगी थी, तो उसको सेप्टिक हो गया था। और जब हमने उसको उठाया था तो डॉक्टर ने जो मतलब पहला जो वो था कि इसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, तो जब एक्सरे किया उसके तो बुलेट निकली थी अंदर से, तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसको अपने हाथों से खाना खिलाना, उसके कपड़े चेंज करना, बिस्तर बदलना, सब करना। एक गाय है, उसका नाम नैना रखा है मैंने, तो वो गाय वो भी टोटली ब्लाइंड है। उसको भी मतलब उसके मुंह के आगे हमें खाना रखना होता है, उठाना बिठाना सब, नीचे उतारना है, कहाँ रखना है, कहाँ बांधना है, वो सब कुछ। तो मेरे साथ थोड़ा सा ये रहता है कि मैं थकती नहीं हूँ कभी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम मानव नहीं महामानव हो, कि तुम्हें तो थकान होती ही नहीं है। लेकिन ये पैशन जो है इसी थकने ने नहीं देता। इसने मुझे कभी थकने नहीं दिया और कभी गिरने नहीं दिया। ये जो एक जिम्मेदारी का एहसास रहता है, ये मुझे कभी हारने नहीं देता। नहीं, यही मैम सैल्यूट है आपको कि आपका पैशन ही ऐसा है कि जब पैशन, वो कहते हैं ना, जब किसी में पूरा अटैच हो जाओ बुरी तरीके से, तो फिर थकान पता ही नहीं लगती, थकान पता ही फिर नहीं आप 24 घंटे सक्रिय। ठीक है मैम, क्या आप कुछ ऐसे मिथकों के बारे में बात कर सकते हैं जो पशु अधिकारों के बारे में है? पशु अधिकारों के बारे में मिथक सबसे बड़ा तो यही है कि लोगों को यही नहीं पता कि पशु अधिकार भी होते हैं। उनको यही नहीं मालूम कि अगर वो रास्ता चलते किसी जानवर को अगर उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया या किसी को मार रहे हैं या घर में अनहेल्दी कंडीशंस में, अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशंस में रख रहे हैं, तो ये क्राइम है। उनको ये नहीं मालूम कि ये क्राइम है। और ये एक है कि बस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो बिल्ली भी कहीं जा रही है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, तो मे बी कि हमने बिल्ली का रास्ता हमने काटा बिल्ली हो, का है ना। रास्ता काट दिया। दूसरा कि कुत्ता रो रहा है, कुत्ते का रोना बहुत बुरा होता है। कुत्ता रोता है तो कुछ अनिष्ट के लिए रोता है, कुत्ता अनिष्ट के लिए नहीं रोता है। जैसे हम लोग रोते हैं, हमें ये लगता है कि हमें यार ठंड लग रही है ना, तो हम जाते हैं रज़ाई ले आते हैं, या मम्मी को आवाज़ दे दी या भाई को आवाज़ दे दी कि रज़ाई दे दो या स्वेटर उठा दो या हीटर चला दो, ब्लोअर चला दो। कुत्ता अगर रो रहा है, हो सकता है उसे ठंड लग रही हो, उसे कहीं दर्द हो रहा हो, वो भूखा हो, उसे खाना ना मिला हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो सोसाइटी में अलग अलग तरह के वो हैं मिथ कि भाई कुत्ते का रोना अपशगुन है, या बंदर का चिल्लाना अपशगुन है, या चील का सिर के ऊपर मंडराना अपशगुन है। अब चील है वो ऊपर ही मंडराएगी, स्विमिंग पूल में तो तैरेगी नहीं, सही बात। जाहिर है। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें सुपरस्टिशंस लोगों ने बेमतलब के पाल रखे हैं, फैला रखे हैं सोसाइटी में, भ्रामक। ठीक है मैम। मैम, आपके भविष्य में क्या लक्ष्य है और आप किस दिशा में काम कर रहे हैं? ईशान, जो दिशा मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए तय कर दी वो यही है जिसमें मैं काम कर रही हूँ। ठीक है। मेरे गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री नीम करौली जी महाराज की असीम अनुकंपा से मैं आज तक क्रियाशील हूँ, बिल्कुल मैम। और मरते दम तक मैं ये चाहती हूँ कि जिस समय मेरी आंखें बंद हों तो आप जैसे भाई और जो भी मेरे साथ कभी मिले हैं या जो मुझे जानते हैं, वो यही कहें कि अरे अभी तो थोड़ी देर पहले सेवा कर रही थी, हाँ बिल्कुल मैम। ऐसे चली गई। तो बस मेरा यही है कि एक ही लक्ष्य है मेरा, सेवा सेवा और सेवा, कि जब तक मेरे प्राण रहें तब तक मैं पशुओं के लिए जितना कुछ कर सकती हूँ। मेरी गौशाला है जो इनकम्प्लीट है, और गवर्नमेंट फंड्स के लिए मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती सेवा से कि मैं पेपर वर्क करूं या भाग दौड़ करूं या ऑफिस में जाऊं या उस ऑफिस में जाऊं। तो वही है, अपना तो एक मिनिस्ट्री है, उसी मिनिस्ट्री के आगे अर्जी लगा रखी है वही सबसे मेन होता है कि भाई देख लो, कमरे अधूरे पड़े हुए हैं, नालियाँ बनवानी है, टैंक बनवाने हैं, ये बनवाना है, वो पूरी गौशाला मुझे कंप्लीट करनी है। और एक मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से, भले ही इस पॉडकास्ट के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से, मेरी आवाज़ अगर योगी जी महाराज तक पहुँच जाए
तो मैं उनसे ये प्रार्थना करूँगी हाथ जोड़ के कि किसी भी तरीके से ये जो निराश्रित गौवंश हैं इनके लिए कुछ ना कुछ सहारा बना दीजिए। आपको बहुत झोली भर के दुआएं दूंगी मैं। बस ये मेरी एक लाइफ का सपना कह लीजिए कि ये जो निराश्रित गौवंश यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, भाले मार रहे हैं लोग, तलवार से काट रहे हैं, तारों से कट रहे हैं, चाइनीज़ ब्लेड से कट रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। मैं मानती हूँ कि किसान भाइयों का नुकसान होता है, और फिर मैं वही बात कहूँगी कि वो नहीं जानते, उन्हें तो हरा दिखाई दे रहा है, उन्हें नहीं पता कि ये गेहूँ है या ये घास है या ये क्या चीज़ है। उनको तो पेट भरना है, अपनी शुद्ध पूर्ति करनी है, उन्हें नहीं मालूम। ये हमें मालूम है कि हमारा अनाज है या हमारा खेत है या हमारा नुकसान हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे खुद के खेत में गेहूँ लगे थे, उसमें इतने सारे जानवर एक साथ घुस गए कि पूरा गेहूँ बर्बाद हो गया, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि जो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है उसे क्षमा कर देना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। है ना? तो क्षमा सबसे बड़ा, क्षमा, दया, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिसके पास है उससे ज़्यादा अमीर दुनिया में कोई और है नहीं। कोई नहीं। तो वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्हें क्षमा कर दें, उन्हें चोट ना पहुंचाएं। कोई दूसरा तरीका निकालेंगे, सरकार से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कोई दूसरा तरीका निकले कि जिससे इस समस्या का भी समाधान निकल सके। बिल्कुल मैम, मैं आशा करता हूँ ये इसका समाधान जल्द से जल्द निकले। और मैम इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ईशान। आपने हमें अपना अपना इतना कीमती समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक थैंक यू।